वन से लेके 6 वाला कौन सा, ये वाला है ना? हम्म। वन से लेके 6 में देखो, ये क्या है? द सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज मास m, decay constant lambda and molar mass m. The activity of the sample at time t. तो हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। हाँ बेटा, 6 देखो किसमें कह रहा था कि एक सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज मास m, डिके कांस्टेंट दे रखा था लेमडा, मोलर मास m, एक्टिविटी ऑफ द सैंपल एट टी टाइम विल बी na दे रखा है। मतलब लेमडा टी का हमको रिलेशन निकालना है हमको। तो लेमडा टी की टर्म में निकालना है। तो देखो एन टी, ऐसे केसेस में आप ये कर सकते हो, एन टी एन टी, ये सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मास इज इक्वल टू एन जीरो, इस फॉर्म में चाहिए ई माइनस लेमडा टी है आपका, एन टी एन जीरो लेमडा टी। अब आपको क्या चाहिए? देखो ए सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज मास एम, मास में चाहिए, ये नंबर ऑफ मोल्स है, डिके कांस्टेंट लेमडा, लेमडा आ गया, मोलिकुलर मास एम यूज करते हैं, द एक्टिविटी ऑफ सैंपल एट टाइम टी। तो एट टाइम टी देखो आपको ऑप्शन जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं एक्सपोनेंशियल लेमडा, तो एन जीरो, एन टी इज इक्वल टू एन जीरो, तो एन जीरो की वैल्यू लिखनी है आपने। एन जीरो नंबर ऑफ मोल होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल से निकालो। देखो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और मास से निकालते हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपको किसका वैल्यू चाहिए? एन का। तो एन की वैल्यू चाहिए तो एन इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? एम एन ए अपॉन एम डैश। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, एन जीरो की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो एन टी इज इक्वल टू क्या फार्मूला बन जाएगा? एन टी इज इक्वल टू एन जीरो, इस टर्म में लिखो एन का वैल्यू जो है, तो मास एम एवोगैड्रो नंबर एन अपॉन एम डैश, मोल कंसेप्ट लगा दो बेटा। और ये तो है ही, ये अपॉन लेमडा, बस इतना सा करना था।
नंबर ऑफ पार्टिकल को आप मोल कंसेप्ट से इसके अंदर लिखना था। तो इसमें जो है यू कैन चेक कि आप इसमें देख सकते हो कौन सा ऑप्शन आएगा अब आपका। तो एम एन ए अपॉन एम डैश या एम जो भी दिया हुआ है ई माइनस लेमडा टी, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? मोल कंसेप्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज किया हमने। नेक्स्ट चलो फिर आपका 7 से लेके आगे 9 तक। वैसे ना इसका लेमडा क्या निकाला, एक चीज और देखना, ये सैंपल ऑफ रिडक्शन मास एंड डीके कांस्टेंट एक्टिविटी, एक्टिविटी होता है डी एन, एक मिनट देखना, डी एन ये और चेक करना, डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू होता है लेमडा टी, डी एन अपॉन एम लेमडा टी। ये जो होता है ये एक्टिविटी होती है डी एन अपॉन एन लेमडा टी। अगर एन टी की वैल्यू निकालेगा तो ये मुझे लगता है एन टी की वैल्यू पूछ रहा है, सारे उसी टर्म में है, क्योंकि लेमडा टी की टर्म में पूछेगा तो लेमडा की वैल्यू तो फिर चेंज हो जाएगी, सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं आएगी, तो यही पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट चलो बेटा, फिर ये देखो आप, ये 8 से लेके 11 तक आ जाओ। 8 से लेके अप टू 11, इवन 7 से लेके 11 तक पूछ सकते हो आप। हेलो, आवाज आ रही है बेटा मेरी? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? यस सर। हाँ, तो इसमें देखो 7 से लेके 11 तक किसी का, सर 14th है। अच्छा 11 तक तो नहीं है बेटा किसी का, कोई और स्टूडेंट, एनी अदर स्टूडेंट? नो सर। ओके बेटा, चलो मैं आगे चलता हूँ फिर देखो आप इधर आ जाओ, आप 15 तक आ जाओ। 15 तक एक तो 13 का कॉल था, इसके अलावा किसी का कॉल हो? सर 14th। 14, 14 है ना? तो 14 देखो, तो 14 में क्या दे रखा है, कहता है कि ये एक रिएक्शन है ए से एन इज इक्वल एन बी, ये रिएक्शन गिवन है। तो ए रिएक्टेंट है बेटा, बी प्रोडक्ट है, ए धीरे धीरे कम हो रहा है और बी बने जा रहा है, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, सपोज शोन द कर्व ऑफ बी इज गिवन बाई, बी का हमें अमाउंट चाहिए। देखो, अगर हम ये बात करते हैं कि ए जो हमारे पास है इस पॉइंट के ऊपर, ए का कंसंट्रेशन बी के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। जैसे ए, ऐसे करो, ए इज इक्वल टू एन बी, इनिशियल कंसंट्रेशन ए का सपोज लिया आपने ए नोट, तो स्टार्टिंग में ये 0 होगा, है ना, जब टाइम 0 होगा। जब टाइम टी पास हो जाएगा, सपोज इसके एस एक्स मोल चले गए, तो ए माइनस एक्स, सपोज एक्स चले गए, तो ये बेटा एन एक्स हो जाएंगे, ये एन एक्स हो गई। अब वो कहता है ये पॉइंट, ये जो टाइम है आपका, ये टाइम सिलेक्ट करना है, इस टाइम पर तो ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, एट टाइम टी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, तो ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन इक्वल है, तो ए की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी उस टाइम पे, टी टाइम पे, देखो ए नॉट माइनस एक्स, और बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी, इक्वल टू एन एक्स, ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू एन एक्स। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें x की वैल्यू निकालना है और हमें क्या चाहिए वो चीज और देख लेते हैं। तो a नोट माइनस ए एक्स एन एक्स, एक्स की वैल्यू आएगी तो निकाल लेंगे हम, कोई बात नहीं, n की वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या है, हमें निकालना क्या है, देखो हमें निकालना है कि b का वैल्यू कितना आया। तो b का वैल्यू जो है वो एन एक्स है, b की कंसंट्रेशन, टोटल b का कंसंट्रेशन बेटा देखो कितना है, एन एक्स, और x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो आप। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन एक्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी ए जीरो माइनस एन अपॉन एन, ए जीरो माइनस एन अपॉन एन, तो एन एक्स की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकाल दो, ए जीरो माइनस एन अपॉन एन, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ए जीरो माइनस एन आ जाएगा। अब आप देखो हमें निकालना क्या है, ऊपर देखो क्वेश्चंस में देखो, बी हमारे पास फॉर्म्ड है, बी फॉर्म निकालना क्या है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन टू कर्व्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज गिवन बाय, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी,
तो कंसंट्रेशन बी जो है वो एन एक्स है, कंसंट्रेशन ऑफ बी एन एक्स। और इस पॉइंट पर हमारे पास जो है वो ए जीरो माइनस एक्स एन टी। अब ए जीरो का कंसंट्रेशन भी हमें रखना पड़ेगा बेटा, तो ए जीरो का कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। तो हम कैसे रखेंगे ए जीरो का, तो यहाँ से ओवरऑल तो आ गया बी का कंसंट्रेशन, यहाँ से देखो कितना आ गया, एन से एन कैंसिल हो गया, ए माइनस एन आ गया, ए नॉट सर हाँ सर ए नॉट माइनस एन होगा और ए नॉट माइनस एक्स होगा। किसका कंसंट्रेशन बेटा? सर ये जो आपने लिखा एक्सप्रेशन कि कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस, आप एन लिख रहे हो सर, एन होगा और एक्स होगा। यहाँ देखो आ क्या रहा है, ये मैंने एन लिखा है या एक्स लिखा है, ये चीज चेक कर लो। सर ये ए एक्स होना सर ये एक्स है। अच्छा एक्स है तो बेटा एक्स होगा, फिर एक्स इज इक्वल टू एन एक्स, फिर ये और आएगा ना, ए जीरो माइनस एक्स इज इक्वल टू एन एक्स, और बी फिर ये भी सही करना पड़ेगा, बी इज इक्वल टू एन एक्स है, तो एक्स की वैल्यू हमें निकाल के रखनी पड़ेगी, या हम एन की वैल्यू निकाल के रखें, कोई भी वैल्यू निकाल के रख सकते हैं हम। तो इसके अंदर हम किसी का भी वैल्यू अच्छा एक चीज और, ए नॉट माइनस एक्स ये वैल्यू भी निकाल सकते हो आप। ए नॉट माइनस एक्स किससे निकालेंगे, के इज इक्वल टू या लेमडा इज इक्वल टू होता है ना 2.303, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो गया ना, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, और अगर हम ये टी ले लेते हैं के टी, तो माइनस के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स, ऊपर हो जाएगा ए आ जाएगा, और अगर मैं नेचुरल लॉग हटा दूं तो ये आ जाएगा ना, डेरिवेशन किया था हमने के टी, क्योंकि इसी की टर्म में दे रखा है उसने, इसी की टर्म में आपको दे रखा है ई माइनस के टी, तो ई माइनस के टी इज इक्वल टू कितना हो गया, ये नेचुरल लॉग हट जाएगा, ए माइनस एक्स अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी, तो ए माइनस एक्स की आ जाएगी ए ई है, तो ये भी लगा सकते हो, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू जिस टर्म में पूछ रहा है उस टर्म में आंसर दे दो, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एन एक्स। हमें क्या चाहिए, बी का कंसेंट्रेशन, बी है एन इज इक्वल टू एक्स, बी है एन इज इक्वल टू एक्स, तो एन इज इक्वल टू एक्स है, या तो एन की वैल्यू निकालो या एक्स की वैल्यू निकालो। अगर मैं यहां से एक्स की वैल्यू निकालता हूं तो देखो कितना आएगा, ए जीरो इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एक्स, ए नॉट एक्स कॉमन एन प्लस वन, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए नॉट अपॉन एन प्लस वन, एक्स की वैल्यू ये आ गई। ये एक्स का वैल्यू हम कहाँ रख सकते हैं, ये एन एक्स है हमारे पास, तो बी का वैल्यू चाहिए हमें, जिस टर्म में चाहिए होगा इसकी जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, नहीं तो सीधा उधर वाले से रख लेंगे, बी इज इक्वल टू एन, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए नॉट एन प्लस वन आया था ना, ए नॉट एन प्लस वन, तो इसी टर्म में चाहिए, तो इसी टर्म में देखो चेक कर लो, इसी टर्म में आ जाएगा, तो एन ए नोट एन इसी टर्म में चाहिए, आगे जाने की इधर जाने की जरूरत नहीं है, अब हमें इसी टर्म में निकाल लेंगे। दोबारा देख लो, स्टार्टिंग में ए रिएक्शन दे रखा है, ए एरो एन बी, जब टाइम स्टार्ट हुआ रिएक्शन स्टार्ट हुई तो ए की कंसंट्रेशन थी ए नोट, बी था ही नहीं तब जीरो था, टी टाइम गुजर गया, ए में से सपोज 1x चला गया, एक्स चला गया, तो एन एक्स ये बन गया, और टाइम टी पर जो कह रहा है जिस टाइम टी पर निकालना है, ए की पॉइंट दोनों के लिए है, तो ए और बी की कंसंट्रेशन बराबर है, तो एट टाइम टी कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ए की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है उस टाइम पे, ए जीरो माइनस एक्स, और बी की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है एन एक्स, ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एन एक्स की तो चाहिए, तो एन एक्स की वैल्यू किसकी टर्म में आ रही है, तो एन एक्स वैसे तो ए नोट माइनस एक्स होता है, लेकिन एक्स की टर्म में पूछ नहीं रहा वो हमसे, एन की टर्म में पूछ रहा है, तो ए नोट माइनस एक्स एन एक्स में एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने, एक्स की वैल्यू आ गई ए नोट अपॉन एन प्लस वन, और इधर बी का कंसंट्रेशन है कितना है, एन एक्स है, तो बी का कंसंट्रेशन एन एक्स है, तो बी का कंसंट्रेशन जो हमने एन एक्स है वो यूज कर लिया, बी का कंसंट्रेशन एन एक्स, तो एन को एन रहने दिया, और एक्स की वैल्यू ये निकाल ली ए नोट एन प्लस वन, तो एन ए नोट एन प्लस वन आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर, अच्छी प्रॉब्लम है। और किसी का बेटा यहां तक 15 तक किसी का और प्रॉब्लम, नेक्स्ट चलें। हो गया बेटा, रिस्पॉन्स करो, पता लगे मुझे।
यस सर हो गया। तो बेटा ये आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स था, आपके टेस्ट में भी वही आएगा, यहीं तक आएगा, जो आज पढ़ाऊंगा वो नहीं आएगा। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दैट इज द सॉलिड स्टेट। लास्ट टाइम यू टोल्ड मी दैट सॉलिड स्टेट इज इन आवर सिलेबस, और कुछ स्कूलिंग में भी ये सॉलिड स्टेट आ रहा है, तो इसलिए मैं पहले सॉलिड स्टेट ही करवा रहा हूँ अभी। सॉलिड स्टेट काफी कैलकुलेटिव और 3D का चैप्टर है बेटा, सॉलिड स्टेट। देखो इंट्रोडक्शन करते हैं सबसे पहले। इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात करते हैं कि देखो कोई भी जो मटेरियल होता है, मैटर होता है, मैटर जिसको आप फील कर सकते हो, जिसका मास होता है, तो हैविंग मास, ऑक्यूपाइंग 11th में चले जाते हैं, ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड कैन फील। जैसे एयर है, तो एयर को हम देख तो नहीं सकते लेकिन फील तो कर सकते हैं, कैन फील बाई, तो एयर मैटर है, इसका मतलब कैन फील बाई वन ऑफ आवर 5 सेंसेस। तो उस चीज को हम बोलते हैं मैटर। और मैटर जो हम रूम टेम्परेचर पर देखते हैं, डिफरेंट स्टेट के अंदर एग्जिस्ट होता है। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा गैसियस स्टेट, अभी 12th क्लास में मैंने आपको पढ़ा है लिक्विड। एक मैटर गैसेज में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करते हैं और सॉलिड करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर का, सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसका शेप डेफिनेट होगा। कोई भी ऐसा मैटर का फिजिकल फॉर्म जिसका शेप डेफिनेट है, वॉल्यूम फिक्स है, जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, इसमें फ्लो नहीं है, मैटर को किसी चीज को आपने एक जगह पे रख दिया तो वहीं का वहीं रहेगा, फ्लो नहीं है, उसको आप दबा नहीं सकते, कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, तो फ्लो और कंप्रेसिबिलिटी वाले फैक्टर नहीं होते। मतलब जिसके अंदर एक बात बोलते हैं रेजिडिटी, रिजिडिटी होता है, रिजिडिटी मतलब दबाने पे दबेगा नहीं। तो ऐसा जो किसी भी मटेरियल का फॉर्म होता है उसको हम सॉलिड स्टेट बोलते हैं। लेकिन देखने में जो हमें सॉलिड लगते हैं, ये सॉलिड भी बेटा 2 टाइप के होते हैं। मतलब हम जो सॉलिड भी डिस्कस करेंगे, तो टाइप्स ऑफ सॉलिड भी अगर हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड भी 2 टाइप के होते हैं। एक हमें दिखते हैं सॉलिड लेकिन सॉलिड होते नहीं है, इसको हम बोलते हैं सूडो सॉलिड। और एक जो होते हैं बेटा वो होते हैं ट्रू सॉलिड, सूडो सॉलिड, ट्रू सॉलिड। इनके अनदर नेम भी हैं। सूडो सॉलिड को हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, और ट्रू सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। और इवन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमार्फस भी बोलते हैं, एमार्फस सॉलिड। तो सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी मैटर होता है उसका फिजिकल स्टेट 3 है जनरली। वैसे तो और भी हैं, प्लाज्मा और जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन हम जनरली गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड में क्लासीफाई करते हैं। जो सॉलिड स्टेट होता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड भी 2 टाइप के होते हैं एक्चुअल में। एक ट्रू सॉलिड होते हैं और एक सूडो सॉलिड होते हैं। सूडो सॉलिड को एमार्फस या नॉन क्रिस्टलाइन करते हैं और ट्रू सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो देखने में हमें चीज सॉलिड लगती है, वो सॉलिड ट्रू सॉलिड है तो क्या प्रॉपर्टी होगी, और सूडो सॉलिड है तो क्या प्रॉपर्टी होगी। तो ट्रू सॉलिड या सूडो सॉलिड है तो क्या प्रॉपर्टी होगी, इवन साइंटिफिक वे में हम क्या बात करेंगे। और हम जो है मतलब जिसको साइंस का नॉलेज नहीं है, वो बंदा कैसे आपको बताएगा कि भाई ये एमार्फस सॉलिड है या क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो एमार्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के 2 टाइप हो गए हमारे पास। तो ये जो 2 टाइप है बेटा, मान लो मैं कह दूं कि जिसको साइंस का बिल्कुल भी लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है कि भाई क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड है, उसके लिए तो उसको कोई सॉलिड पकड़ा दिया, वो उसके लिए सॉलिड है। तो वो कैसे पता करे कि वास्तव में ये ट्रू सॉलिड है या क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो उसके पास देखो एक तरीका है। वो क्या तरीका है, इवन अंधे को भी पकड़ा दें कोई सॉलिड मटेरियल और उससे पूछे हम कि भाई ये ट्रू सॉलिड है या इट इज द एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज द ट्रू सॉलिड और सूडो सॉलिड, इवन ब्लाइंड पर्सन कैन डिसाइड दिस इज द एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये कैसे कर सकते हैं हम, देखो इसके लिए सबसे बेटर तरीका जो होता है वो ये होता है कि हम उसको हम काट दें। अगर उसको हम काट दें और काटने पर अगर सरफेस, अगर हम उसको काट देते हैं और काटने पर सरफेस प्लेन आती है, तो काटने पर सरफेस प्लेन आती है,
तो इसका मतलब वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और काटने पर प्लेन नहीं आती है, रफ आती है, तो वो इसका मतलब हमारे पास जो है वो सॉलिड तो है लेकिन ट्रू सॉलिड नहीं है। तो इसका सबसे बेटर तरीका क्या है, ये वाला पॉइंट देखो, जो हमारे पास अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा या एमआरफस सॉलिड होगा तो उसका बेस्ट वे क्या है कि एमआरफस सॉलिड को जब आप कट करोगे, दे अंडरगो रफ और इरेगुलर कट, दे अंडरगो रफ और इरेगुलर कट। और जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, दे अंडरगो इन क्लीन क्लीवेज, दे अंडरगो इन क्लीन क्लीवेज। आप एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप इवन आइस ले लो, आइस को आप नाइफ से काट दो और उसकी सरफेस को टच करो तो बड़ा क्लीन क्लीवेज आएगा, सरफेस बड़ी स्मूथ आएगी। इसका मतलब आइस जो है, आइस इज द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन अनदर एग्जांपल, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ग्लास, जो हमारी खिड़कियां बनी होती हैं ग्लास की होती है, कांच की बनी होती हैं, इसको कभी आप नाइफ से काटना तो इसकी सरफेस जो होगी ऐसे खुरद कटेगी, जो होगी रफ होगी। इसका मतलब दे अंडरगो रफ और इरेगुलर कट। तो एक अंधा आदमी भी बता सकता है कि जो सॉलिड उसको दिया गया है वो उसका क्रिस्टलाइन सॉलिड है या एमआरफस सॉलिड है। वो हम नाइफ से काट के कटिंग एज से पता लगा सकते हैं। अगर कटिंग एज स्मूथ आ रहा है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे रबड़ है, रबड़ को कभी आप नाइफ से काटना, रबड़ को नाइफ से काटोगे तो उसकी सरफेस ऐसे इरेगुलर सी आएगी, तो इसका मतलब प्लास्टिक है, रफ सी आएगी। लेकिन प्लास्टिक का भी एक टाइप होता है, पॉलीमर का एक टाइप होता है जिसको फाइबर बोलते हैं। लेकिन फाइबर जैसे नायलॉन की रस्सी है, नायलॉन की रस्सी को काटोगे तो उसकी सरफेस स्मूथ आएगी। तो जो इसका मतलब जो नायलॉन है, वैसे तो क्या होते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, आप पॉलीमर चैप्टर पूरा पढ़ोगे, पॉलीमर वैसे तो क्या है, जितने पॉलीमर पढ़ोगे वो सब एमार्फस है एक्सेप्ट फाइबर। फाइबर तो फाइबर जो काटोगे तो उसकी सरफेस बड़ी स्मूथ आएगी। इसका पॉलीमर कौन से वाला पॉलीमर आप पूछोगे कि एक्चुअल सॉलिड है तो पॉलीमर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो आपका एग्जांपल फाइबर आएगा। बाकी एनीवे दूसरे तरीके से हम क्या बात कर सकते हैं कि भाई अगर हमें साइंटिफिक वे से देखना हो कि कौन सा मटेरियल जो सॉलिड है वो ट्रू है और कौन सा एमार्फस है, तो हम मेल्ट करके देखेंगे। देखो आप वाटर ले लो या आइस ले लो, आप जब आइस लोगे, आइस को मेल्ट करना स्टार्ट करना, आप देखना जब मेल्ट होके वाटर बनेगा लिक्विड, तो आप देखना ये काम जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होगा। आपने एक पीस पूरा आइस का ले लिया, आइस, और ये पानी बनना स्टार्ट हुआ जब आइस से, तो आप देखो ये पानी बनना जब तक स्टार्ट होगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लग गया, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट आ गया। ये मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, यू नो वेरी वेल, दैट इज द 0 डिग्री सेल्सियस इन द केस ऑफ वाटर। लेकिन अब क्या होगा, जब तक सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं आ जाएगी तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। इसका मतलब कोई भी थर्मामीटर लगा के छोड़ देंगे तो हम डिसाइड कर सकते हैं थर्मामीटर से कि जब तक सारा का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। इट्स मीन इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। साइंटिफिक वे में देखें तो जो भी हमारे पास कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, तो उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी का होता है तो अब किसी भी आप क्या करो, किसी को भी मेल्ट करके देखो, और जब तक वो सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में चला जाए और टेम्परेचर फिक्स बना रहे, तो इसका मतलब उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर ट्रू सॉलिड नहीं होगा तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, वो क्या झुलस जाएगा, झुलस मतलब एक साथ सिमट जाएगा, एक साथ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कि ये जो मेल्ट होते हैं ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर होते हैं। इनका एमॉर्फस सॉलिड का कोई भी डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो दो बड़े पॉइंट है बेटा, दो बड़े पॉइंट हैं जो आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर हम किसी सॉलिड की सरफेस को काट दें और उसका स्मूथ सरफेस आए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और उसको मेल्ट करके देखें और जब तक सारा का सारा मेल्ट नहीं हो जाए और टेम्परेचर फिक्स बना रहे, तो इसका मतलब उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है, तो इट मीन्स वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ऐसा नहीं है देन इट मीन्स एमॉर्फस सॉलिड है। अब ऐसा होता क्यों है, उन चीजों की चीजें पॉइंट देखते हैं हम। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक्चुअली एक डेफिनेट और रेगुलर ज्योमेट्री होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो डेफिनेट और रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं। तो इसमें हम बोलते हैं अरेंजमेंट जो होता है उसको आप बोलोगे, जो इसके अंदर अरेंजमेंट होगा वो लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डरनेस होगा, मतलब हर जगह एक फिक्स अरेंजमेंट बना रहेगा। फिक्स अरेंजमेंट जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं हम NaCl का, तो NaCl के एग्जांपल में पार्टिकल जो होंगे Na पॉजिटिव Cl के, जैसे कैसे आएंगे, जैसे Na पॉजिटिव का पार्टिकल है, Cl का पार्टिकल है, फिर Na पॉजिटिव का पार्टिकल है, फिर Cl पार्टिकल है, फिर Na पॉजिटिव पार्टिकल है, Cl है। तो एक फिक्स अरेंजमेंट आ रहा है, सबका एक फिक्स जगह है। तो जब फिक्स अरेंजमेंट आता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डरनेस होती है, ऑर्डरनेस आएगी,
हर एक कैटायन के पास एनायन कैटायन एनायन कैटायन, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डरनेस। जब लॉन्ग रेंज ऑर्डरनेस होती है तो एक डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्री आती है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ ज्योमेट्री बनेगी, हो सकता है क्यूब जैसी बने, हो सकता है हेक्सागोनल जैसी बने, तो ऐसी एक डेफिनेट ज्योमेट्री आती है तो वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। लेकिन अगर पार्टिकल जो है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उनका अरेंजमेंट एक डेफिनेट पैटर्न में नहीं है, मतलब उसके अंदर आप बोल सकते हो कहीं अरेंजमेंट मिल रहा है और कहीं अरेंजमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब आप उसको बोलोगे शॉर्ट रेंज ऑर्डरनेस या अरेंजमेंट। अगर शॉर्टनेस ऑर्डरनेस या अरेंजमेंट दिखाई देता है तो उसकी डेफिनेट डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं आती। इसलिए एमॉर्फस सॉलिड कभी भी आप नहीं पढ़ोगे, भाई NaCl के बारे में पढ़ोगे कि इसकी क्यूबिक जैसी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन कभी भी आप ग्लास के बारे में ऐसे नहीं पढ़ोगे कि उसकी क्यूबिक जैसी जो है वो अरेंजमेंट होता है। तो ये आपके पास एक जो है एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या डिफरेंस आ गया कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका डेफिनेट अरेंजमेंट होता है जिससे रेगुलर ज्योमेट्री बनती है, लेकिन इनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता, इसलिए एक डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं बनती, इनको एमॉर्फस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे ये देखो अभी मैंने NaCl फिर NaCl फिर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे एक डेफिनेट अरेंजमेंट होगा। तो अगर मैं कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, एक फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करूंगा तो इधर से इधर करूंगा तो देखो पहले कैटायन आया, फिर एनायन आया, फिर कैटायन आया, कुछ प्रॉपर्टी आई, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया μ1। लेकिन मैं इधर से इधर मेजर करूंगा तो देखो इधर एनायन है, इधर एनायन है, एनायन एनायन आए जा रहे हैं, इधर एनायन कैटायन आए तो प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, μ2 हो जाएगा। इधर से मेजर करूंगा मैं, तो जब डेफिनेट ज्योमेट्री होती है तो अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग आती है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एन आइसोट्रोपी। एन मतलब नोट, आइसो मतलब सेम, ट्रोपिक मतलब डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में जब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट आता है तो उसको हम एन आइसोट्रोपी बोलते हैं, एन आइसोट्रोपी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं एन आइसोट्रोपिक होते हैं। एन आइसोट्रोपिक का मतलब सम, सारी नहीं, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है, सम ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। एज जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देखोगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इस डायरेक्शन में देखोगे तो कैटायन से, फिर एनायन से, फिर कैटायन से मिलेगी। इस डायरेक्शन में देखोगे तो एनायन एनायन से मिलेगी, इधर डायरेक्शन में देखोगे कैटायन कैटायन से मिलेगी। तो कुछ इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में करेंगे तो डिफरेंट आएगा, दैट इज द एनआइसोट्रोपी। और इधर जो एवरेज निकालोगे, क्योंकि रैंडमनेस है, कोई फिक्स तो है नहीं पार्टिकल, जैसे कार्बन है या सिलिका है, जो भी पार्टिकल है, तो अगर रैंडमनेस में रखे हुए हैं तो रैंडमनेस में कुछ नहीं है, तो एवरेज क्या होगा, किधर से भी प्रॉपर्टी निकालो सेम आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक। इस चीज को बोला जाता है आइसोट्रोपिक। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ गया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें एन आइसोट्रोपी होती है। एन आइसोट्रोपी मतलब डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। इधर एवरेज वैल्यू सेम, सेम एवरेज वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं आइसोट्रोपी। तो आइसोट्रोपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, बट एन आइसोट्रोपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बाकी जो मैंने जनरली आपको बताया ही है कि जो भी कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो रिजिड होगा, इसलिए उसका शेप डिस्टॉर्टेड नहीं होगा, और एमॉर्फस सॉलिड होंगे तो ये आपको कह सकते हो सॉफ्ट सॉलिड होंगे, ज्यादा बढ़िया सॉलिड नहीं होंगे। तो इस टाइप के भी आप पॉइंट दे सकते हो। हाँ, एक पॉइंट ये है कि जो अगर आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसको डिस्टर्ब करने में, उसको आप डिस्टर्ब करोगे तो बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और इसलिए इसकी एक फिक्स अमाउंट ऑफ हीट आएगी। तो दे हैव definite latent heat of fusion, but they don't have definite latent heat of fusion than amorphous solid। तो मैं रिपीट करता हूं, देखो चार प्रॉपर्टी है, आपको अभी से अभी रट जानी चाहिए। अभी तक इस चैप्टर में पहले थियोरेटिकल पार्ट करेंगे हम, और उसके बाद हम काफी कैलकुलेशंस हैं इस चैप्टर में, फिर कैलकुलेटिव पार्ट। तो क्या प्रॉपर्टी बताई, देखो बेटा मैंने पहली पहचान, मैंने कहा अंधा आदमी भी देख जाएगा, सीख जाएगा कि सॉलिड है वो क्रिस्टलाइन है यानी ट्रू है या सूडो है। उसकी आप सरफेस कट करके देख लो, सरफेस क्लीन आ गई तो क्रिस्टलाइन, सरफेस रफ आ गई तो एमॉर्फस। दूसरा प्रैक्टिकल करके देखो, मेल्टिंग पॉइंट शार्प आ रहा है, मतलब जब तक मेल्ट हो रहा है और कांस्टेंट टेम्परेचर बना हुआ है, जब तक कि सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाए, देन इट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, अदरवाइज इट इज द एमॉर्फस सॉलिड। अदर बुक की लैंग्वेज वाले पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड मीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डरनेस and give the definite geometry, but amorphous solid there is a short range of orderness, don't have an definite geometry। और next property,
जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसका फिजिकल सम ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी are different in different direction. That is the known as anisotropy. That is the known as anisotropy. But amorphous solid में आइसोट्रोपी आएगी आपकी. इसका एग्जांपल NaCl वाला भी दिया था. और इससे एक्स्ट्रा भी बेटा एक पॉइंट बता रहा हूं मैं कि जब कभी भी आप कूलिंग कर्व की बात करोगे, एक पॉइंट आएगा कूलिंग कर्व, ठंडा करोगे, कूलिंग कर्व. तो कूलिंग कर्व अगर हमारे पास ट्रू सॉलिड है, हमारे पास ट्रू सॉलिड है, तो कूलिंग कर्व जो आएगा ट्रू सॉलिड में, जैसे मान लो मैं ठंडा करूं किसी चीज को या गर्म करूं, जैसे मान लो मैं आइस को गर्म करता हूं, तो आइस गर्म होनी स्टार्ट होगी. गर्म होने के बाद क्या होगा, बर्फ से पानी बनना स्टार्ट होगा, और पानी बनने के बाद फिर वो आगे वेपर बनना स्टार्ट हो सकता है. लेकिन ये आइस है और ये वाटर है, लिक्विड. तो बीच में एक टेम्परेचर आएगा टाइम के साथ. तो ये टेम्परेचर जो होगा, जब तक सारा का सारा आइस, अभी मैंने बात बताई थी आपको, जब तक सारा का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ये टेम्परेचर फिक्स बना रहेगा, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा. तो ये कूलिंग कर्व जो है बीच में, ये देखो एक कांस्टेंट लाइन आई है. तो जो कूलिंग कर्व होते हैं, अगर कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस है, कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस है, अगर कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड है. क्योंकि बीच का कंटिन्यूटी क्यों डिस्टर्ब हुई, क्योंकि बीच में जो आप देखोगे तब तक सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक टेम्परेचर फिक्स बना रहेगा. लेकिन अगर आपके पास एमआरएफ सॉलिड जैसे रबड़ है, रबड़ को गर्म करके देखना, सीधा सा झुलस जाएगा. उसके टेम्परेचर और टाइम का रिलेशन देखना, जैसे जैसे मान लो गर्म करना स्टार्ट करोगे तो सीधा झुलस जाएगा, सीधा झुलस जाएगा. इसका कूलिंग कर्व जो होगा, वो कूलिंग कर्व जो आएगा आपका, वो डिसकंटिन्यूअस आएगा. तो दो प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं, इनका कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस होता है. एमार्फस सॉलिड, एमार्फस सॉलिड का जो होता है कूलिंग कर्व ये कंटिन्यूअस होता है, इसमें कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होगा कूलिंग कर्व, और ये आइसोट्रोपिक होगा, आइसोट्रोपिक एंड कूलिंग कर्व कंटिन्यूअस. क्लियर बेटा? क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड में किसी को भी अगर डाउट हो रहा है तो डिस्कस कर सकता है, थियोरेटिकल पार्ट है. नेक्स्ट चलो, चले बेटा नेक्स्ट. कोई कंफ्यूजन किसी को? अब देखो बेटा, इसमें एक पॉइंट आता है, ये मैंने पॉइंट बता ही दिया, आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी. आइसोट्रोपी अगर फिजिकल प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में सेम आ रही है तो आइसोट्रोपी ये सूडो सॉलिड में होता है, एनाइसोट्रोपी ट्रू सॉलिड में होती है. शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डरनेस भी जैसे मैंने आपको बताया, आपको हर जगह पे अगर रेगुलर अरेंजमेंट मिलता है तो उसको लॉन्ग रेंज ऑर्डरनेस बोलते हैं, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है तो उसको शॉर्ट रेंज और ऑर्डरनेस बोलते हैं. लेकिन इसके अलावा एक पॉइंट जो है, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा यहां पर, वो ये है कि जैसे ग्लास है, आपसे एग्जांपल पूछा जाए कि भाई ग्लास किस कैटेगरी में आएगा, ग्लास ऑर्डिनरी ग्लास जिसको बोलते हैं, तो ग्लास बेटा एक्चुअल में सूडो सॉलिड है, मतलब एमार्फस सॉलिड है. और सूडो सॉलिड कैसे पता लगा ये सूडो सॉलिड है? कुछ लोग बोलते हैं कि ये सुपर कूल्ड लिक्विड है. वाई इट इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, मतलब सॉलिड बोल ही नहीं रहे हैं ग्लास को. देखो ग्लास दिखने में सॉलिड लगता है, लेकिन कुछ इसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं. तो इसका क्या है कि एक्चुअल में अगर ट्रू सॉलिड होता तो उसमें फ्लो की प्रॉपर्टी नहीं होती. लेकिन ग्लास जो विंडो होती है, अगर पुरानी बिल्डिंग को हम देखें, बहुत पुरानी बिल्डिंग, तो उसकी अगर खिड़की देखें, कांच वाली खिड़की, तो उसका कांच नीचे से मोटा और ऊपर से पतला हो जाता है. इसका मतलब उसमें ग्लास का फ्लो हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ. इसलिए ये क्या है कि इसको इस कंडीशन में हम डाल देते हैं कि ये सॉलिड नहीं है. इसका मतलब फ्लो की प्रॉपर्टी आ रही है तो ये सॉलिड नहीं है, ये एक्चुअल में सुपर कूल्ड लिक्विड है. ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड. जैसे किसी लिक्विड को बहुत ज्यादा ठंडा कर दें तब भी तो सॉलिड हो जाएगा, वही चीज है ये. तो ग्लास को आप सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, क्योंकि जो पुरानी विंडो होती है उसमें मैटर फ्लो होता है, कहां से? बॉटम टू टॉप टू बॉटम, बिकॉज ग्लास फ्लो from
टॉप टू बॉटम इन विंडो ऑफ ओल्ड बिल्डिंग। अगर ओल्ड बिल्डिंग है तो विंडो हो रहा है, इसलिए हम इसको, फ्लो की प्रॉपर्टी आ गई तो बेटा ट्रू सॉलिड हो ही नहीं सकता, इसलिए आप इसको ट्रू सॉलिड नहीं बोल सकते। इसी पॉइंट में देखो कुछ अब हमारे पास ये क्लियर हो गया कि जो सॉलिड है वो दो टाइप का हो गया, सॉलिड ट्रू सॉलिड हो गए और दूसरे हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गए। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का पर आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। अगर हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के डिफरेंट टाइप से क्लासिफिकेशन कर सकते हो आप। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब ट्रू सॉलिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ द सॉलिड, या कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनके बीच पार्टिकल जो हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, उन पार्टिकल के बीच कोई ना कोई बॉन्डिंग होगी बेटा, आयनिक बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी या वैन डर वाल बॉन्डिंग होगी। जो बॉन्डिंग है उसके बेस पर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड को फिर डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा बॉन्ड होगा वैसा नाम होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड आयनिक है, तो इसका मतलब आयनिक बॉन्ड होगा तो आयनिक सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड आयनिक। कोवलेंट बॉन्ड होगा तो कोवलेंट सॉलिड। अगर उसके बीच मेटेलिक बॉन्ड होगा तो मेटेलिक बॉन्डिंग। अब एटॉमिक बॉन्डिंग अभी इसमें बताऊंगा, वीक फोर्स होते हैं तो उसको एटॉमिक बॉन्डिंग बोलते हैं, और मोलिकुलर फोर्स होते हैं तो उसको मोलिकुलर बॉन्डिंग बोलते हैं। फर्क क्या होगा? अगर हमारे पास कोई आयनिक बॉन्ड है तो सब सिंपलेस्ट एग्जांपल जैसे आयनिक बॉन्डिंग का है, जैसे आपने ये बेस्ट एग्जांपल है NaCl देखा होगा। NaCl बेटा सॉलिड होता है, NaCl सॉलिड होता है तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन होते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हम बोल दें तो इसका मतलब वो हमारे पास आयनिक सॉलिड होता है। अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे तो उनके बीच जो बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा, तो इनके बीच कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक नाम और भी देते हैं बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोकोवलेंट नहीं, इलेक्ट्रोवैलेंट, वैलेंसी के बीच बॉन्ड। तो कोई भी आयनिक सॉलिड होगा तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होंगे और उनके बीच लगने वाला फोर्स कूलम्बिक फोर्स होगा या इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड होगा। एग्जांपल जैसे NaCl, KCl, कैल्शियम, ये इस टाइप के जहां भी आयन होंगे वो सारी इस चीज के अंदर आ जाएंगे। और ये जो होते हैं अगर हम इनकी प्रॉपर्टी देखें तो इनकी प्रॉपर्टी जो है ये कंडक्टर हो सकते हैं, लेकिन कहाँ, सॉलिड स्टेट में नहीं होते कंडक्टर। सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं होंगे, मोल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई स्टेट के अंदर या एक्वा सॉल्यूशन में। जैसे NaCl है, NaCl सॉलिड है तो कंडक्टर नहीं होगा, लेकिन NaCl को मेल्ट कर दो, लिक्विड बना दो आप, तो थोड़े से आयन बन जाएंगे N+Cl, अब ये कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस नहीं करते, लेकिन लिक्विड स्टेट में या पानी में डाल दो, एक्वा सॉल्यूशन में डाल दो, तो एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन अलग अलग ही हो जाएंगे, तब भी ये कंडक्टर हो जाएंगे। तो पहला टाइप कौन सा है? अगर बीच में आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक सॉलिड, और आयनिक सॉलिड ट्रू सॉलिड होते हैं। जैसे आपके ये एग्जांपल NaCl, KCl एक्सेट्रा, और इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो सॉलिड स्टेट में नहीं करते कंडक्शन, बट ये मोल्टन स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट में और पानी में मिला करके दोगे तो ये कंडक्टेंस करेंगे। दोनों में डिफरेंस है बेटा। NaCl को बहुत ज्यादा गर्म कर दूं, बहुत ज्यादा गर्म कर दूं NaCl को, तो NaCl मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा, तो ये मोल्टन स्टेट है। और NaCl को पानी में मिला दूं तो ये एक्वस सॉल्यूशन है, Na पॉजिटिव एक्वस, Cl नेगेटिव एक्वस। तो एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, फिर दूसरा टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोवलेंट। कोवलेंट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमेशा बेटा एटम होंगे, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड एटम के बीच में बनता है। कोवलेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होंगे, और एटम के बीच जो फोर्स होगा
वो आपका कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो इस टाइप के जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा, या आप इसको कौन सा बॉन्ड बोलोगे, कोवलेंट। जैसे यहां इलेक्ट्रोवेलेंट था, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोवेलेंट, यहां पर आपका कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा। इसमें खास बात क्या है कि जब आपके पास कोवलेंट आ जाए सॉलिड, कोई भी कोवलेंट ट्रू सॉलिड आ जाए, तो उसके जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल के बीच कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। और कोवलेंट बॉन्डिंग में भी नेटवर्किंग बॉन्डिंग हो सकती है, 3D नेटवर्किंग बॉन्डिंग। 3D नेटवर्क, जैसे डायमंड का एग्जांपल लो आप। डायमंड बेटा कार्बन का बना होता है, और कार्बन के चारों तरफ कार्बन ही कार्बन होते हैं, फिर आगे चारों तरफ कार्बन से बना होगा। ऐसे ही सिलिका, मिट्टी, सिलिका बेटा होता है SiO2, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो मिट्टी होती है। तो कभी मिट्टी को तोड़ के देखना, गर्म करके देखना, पिघलेगी ही नहीं, Si ऐसे चलते जाएंगे। तो इस टाइप के एग्जांपल्स जो होते हैं, और सिलिका को क्वार्ट्ज भी बोलते हैं, तो इसका मतलब क्वार्ट्ज वर्ड आ जाए तो क्वार्ट वर्ड का मतलब है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये जो होंगे उनके बीच कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, SiC, SiO2, ये जो आपका ये जो आपका यहां पर SiO2 है, सिलिकॉन का एग्जांपल लिया आपने, ये सिलिकॉन का एग्जांपल जो आपने लिया है, सिलिकॉन O2 का, ये क्वार्ट्ज वाला एग्जांपल है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग आ जाएगी। और फिर देखो आपके पास आयनिक हो गए, कोवलेंट मेटेलिक, मेटल वाला देखते ही हो, मेटल सारे सॉलिड हैं, जितनी भी मेटल देखते हो आप। मेटल के अंदर कैटायन इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होंगे, जैसे मेटेलिक है, जैसे आप देखो मेटल मान लो कॉपर है आपके पास, तो कॉपर कॉपर अटैच होगी ना, कॉपर की वायर है तो ये कॉपर की वायर होगी। लेकिन कॉपर की वायर में होता क्या है, इसके पॉजिटिव पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से बाइंड करके रखते हैं इसको। तो ये जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, इसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग को कैटायन इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैटायन इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, जो मेटेलिक की प्रॉपर्टी आ जाएंगी वो आ जाएंगी। और आपके पास सबसे जो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं वो होते हैं मोलिक्यूलर और एटॉमिक। इनके बीच फोर्सेस जो होते हैं वो आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वीक होते हैं, जैसे वैंडरवाल फोर्सेस, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या लंदन डिप्रेशन फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग या लंदन डिप्रेशन फोर्स, ये आपके कौन से टाइप में होंगे, मोलिकुलर या एटॉमिक सॉलिड में होंगे। तो मोलिकुलर एटॉमिक में जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा आइस का, आयोडीन का, देखो आयोडीन I2 मोलिक्यूल है, एक I2 मोलिक्यूल दूसरे I2 मोलिक्यूल से अटैच होता है, तो ये बड़ा सॉफ्ट होता है, क्योंकि इसके बीच जो फोर्स होते हैं वो वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं। और वैंडरवाल फोर्सेस वीक होते हैं, दबा सकते हो इवन हाथ से, आयोडीन को उठा के आप दबा सकते हो, मतलब ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। लेकिन है तो मोलिक्यूल, और मोलिक्यूल के बीच फोर्स है वैंडरवाल फोर्सेस, तो इसलिए आप मोलिक्यूलर सॉलिड बोलोगे इसको। और इसी टाइप से एग्जांपल आइस का भी तो ले सकते हो आप, H2O, आइस, आइस आइस के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो आइस आइस के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये सारा 11th वाला पार्ट है बॉन्डिंग चैप्टर वाला। तो आइस आइस के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो आइस भी तो सॉफ्ट होती है। ये वाली आइस नहीं बेटा जो हम इसके अंदर जमाते हैं फ्रिज के अंदर, जो ओरिजिनल आइस, जो हिली एरिया में जहां आइस जमती है तो उसको एक दूसरे पर उठा के फेंक सकते हो आप, तो वो सॉफ्ट होती है। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या आ गया कि हम टोटल जो है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका क्लासिफिकेशन करें तो बॉन्ड के हिसाब से वो आयनिक हो सकते हैं, कोवलेंट हो सकते हैं, और मोलिक्यूलर हो सकते हैं, मोलिक्यूलर या एटॉमिक, या मेटेलिक हो सकते हैं, 4 टाइप के हो सकते हैं। और इन 4 में आपसे ये पूछेगा कि बताओ सबसे हार्डेस्ट कौन से सॉलिड हैं और सबसे सॉफ्टेस्ट कौन से हैं। जब भी आपके एटम वाले जो 3D स्ट्रक्चर वाले आएंगे, डायमंड जैसे जो आएंगे, क्योंकि अब तक दुनिया का सबसे नेचुरल हार्डेस्ट मटेरियल है वो डायमंड है, तो आप बोलो कोवलेंट सॉलिड है, तो कोवलेंट सॉलिड जो आएंगे वो हार्डेस्ट सॉलिड होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए हार्डेस्ट सॉलिड, देन योर आंसर इज जो हो जाएगा कोवलेंट सॉलिड। और आपका आंसर आ जाए सॉफ्टेस्ट सॉलिड, तो ये मोलिकुलर सॉलिड, जैसे आइस का एग्जांपल दिया ये सॉफ्ट, तो मोलिकुलर सॉलिड
को आप बोलोगे सॉफ्टेस्ट सॉलिड। तो बॉन्डिंग के बेस पे भी सारा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है अभी। देखो बॉन्डिंग के बेस पे भी अगर आयनिक बॉन्डिंग है तो आयनिक सॉलिड, अगर एटम के बीच कोवलेंट बॉन्ड है तो कोवलेंट सॉलिड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे सिलिका, मिट्टी पता होना चाहिए, मिट्टी नॉलेज होना चाहिए, मिट्टी क्या होती है। मिट्टी SiO2 होती है, SiO2 इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है बीच में। डायमंड कार्बन कार्बन का बना होता है, ग्रेफाइट कार्बन कार्बन का बना होता है। सिलिकॉन कार्बाइड में सिलिकॉन और कार्बन के बीच बॉन्डिंग होती है, सिलिकॉन और कार्बन में सिलिकॉन और कार्बन के बीच बॉन्डिंग होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहां आपसे डिस्कस कर रहा हूं। नोट, एक होता है SiC, एक होता है Al2O3। SiC दोनों हार्डेस्ट मटेरियल में आते हैं, दोनों ही हार्ड मटेरियल हैं, लेकिन SiC में कार्बन आ रहा है इसलिए इसको कार्बोरेंडम बोलते हैं। कार्बोरेंडम, रेंडम मतलब काफी हार्ड है, कार्बोरेंडम। तो कार्बोरेंडम बोलेंगे सिलिकॉन कार्बाइड को, कार्बोरेंडम। और ये जो होता है इसको बोलते हैं कोरेंडम। इसमें कोरेंडम, कार्बन वर्ड नहीं आ रहा, देखो ये कोरेंडम, एल्यूमिना को बोलते हैं कोरेंडम, लेकिन कार्बन आ गया, सिलिकॉन कार्बाइड आ गया तो कार्बोरेंडम। तो ये भी जो है आपका डायमंड जैसी कैटेगरी में हार्डेस्ट मटेरियल के अंदर आता है। तो आप इस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, बॉन्डिंग के बेस के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो अभी देखो हमने क्या क्या किया, अगर आप देखो आपने बोला कोई भी सॉलिड होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, ट्रू सॉलिड और सूडो सॉलिड, ठीक है। फिर ट्रू सॉलिड को आपने डिवाइड किया, आपने बोला जो ट्रू सॉलिड होते हैं, ट्रू सॉलिड को बॉन्डिंग के बेस पर आप डिफरेंट टाइप के सॉलिड में डिवाइड कर सकते हो। जैसी बॉन्डिंग होगी वैसा सॉलिड, जिसमें से सॉफ्टेस्ट सॉलिड जो आते हैं वो आपके आते हैं मोलिकुलर सॉलिड, और जो हार्डेस्ट सॉलिड आते हैं वो आते हैं कोवलेंट सॉलिड। देखो इट शुड बी कीप्ड इन माइंड, इवन मेटेलिक सॉलिड के भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आयनिक सॉलिड के भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। फिर भी सबसे हार्डेस्ट सॉलिड वो ना तो मेटल है और ना ही आपके आयनिक सॉलिड है, वो आपके कोवलेंट सॉलिड हैं, डायमंड हैं। उसका रीजन पूछेगा तो बोलोगे नेटवर्किंग स्ट्रक्चर होती है बीच में, 3D स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में। क्लियर यहां तक किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम? चलूं आगे, सिंपल सी चीजें हैं, थ्योरी है सारी। अब आ जाओ बेटा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से आपके दिमाग लगाने की जरूरत स्टार्ट हो गई है। अगर हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को, अभी हमने बोला कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रू सॉलिड होगा, ट्रू सॉलिड का मतलब बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ट्रू सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, तो उसमें एक फिक्स अरेंजमेंट होगा, एक रेगुलर ज्योमेट्री होगी। तो जितने भी केमिकल हैं जो ट्रू सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, उसमें कोई ज्योमेट्री होगी। और इसकी ज्योमेट्री जो मिली है टोटल 7 ज्योमेट्री मिली है, 7 ज्योमेट्री मिली है। जितनी भी हमारे पास, हेलो आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, तो जितनी भी हमारे पास केमिकल है अब तक बेटा, उसमें टोटल जो ज्योमेट्री मिली है वो 7 ज्योमेट्री ही पॉसिबल है। इसलिए हम कहते हैं कि आपके एग्जाम में आ जाए क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के हमारे पास, क्रिस्टल सिस्टम, तो आंसर दे देना 7। अब ये 7 कौन से हैं? 7 हमारे पास ये है बेटा, जो भी कोई हमें क्रिस्टल मिलेगा उसकी ज्योमेट्री फिक्स है, या तो क्यूबिक मिलेगी, या टेट्रागोनल मिलेगी, या ऑर्थोरोम्बिक, या इसको रोम्बिक भी बोल देते हैं, ऑर्थोरोम्बिक मिलेगी, या हेक्सागोनल मिलेगी, रोम्बोहेड्रल मिलेगी, मोनोक्लिनिक या ट्राइक्लिनिक। मैं आपको इससे याद करवा रहा हूं, देखो आप इससे ऐसे याद करो। तो टोटल क्रिस्टल सिस्टम है 7, CTO, MT, HR। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से क्वेश्चन कंपटीशन के बनने स्टार्ट हो गए, बोर्ड के तो चल ही रहे हैं, कंपटीशन का यहां क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया। CTO, MT, HR, इसको 3 टुकड़ों में बांट लो बेटा, CTO, MT, HR। जैसे कुछ भी याद कर लो, जो आपका ट्रिक है, जो भी तरीका है उससे याद कर लो। सर्किल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, महानगर टेलीफोन, हरियाणा, HR। तो CTO, MT, HR सीक्वेंस याद रखना आप, CTO, MT, HR।
इसमें जो पहले तीन जो हैं वो मैंने लेटर लिख रखा है, जो फर्स्ट लेटर लिख रखा है उस ज्योमेट्री का नाम लिख रखा है। CTO का मतलब है, C का मतलब बेटा क्यूबिक, T का मतलब होता है टेट्रागोनल, और O का मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक। CTO क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। इन तीनों की खास बात क्या है कि इन तीनों में जब 3D में स्ट्रक्चर बनेगा तो 3D में स्ट्रक्चर बनने पर तीन टाइप के एंगल बनते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। वो इन तीनों के अंदर 90 डिग्री होंगे। मतलब कोई ऐसी शेप दिखाई दे रही है बेटा आपको जिसमें एंगल सिर्फ 90 डिग्री के दिखाई दे रहे हैं, तो इन तीनों में से कोई एक होगा, या तो वो क्यूबिक होगा, टेट्रागोनल होगा, या ऑर्थोरोम्बिक होगा। फिर फर्क क्या होगा? अल्फा, बीटा, गामा तो इन तीनों में 90 डिग्री होगा। देखो मैं तीन एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने देखा होगा लूडो खेलते होंगे, लूडो, लूडो का डायस देखा होगा आपने, तो डायस का हर एक एंगल 90 डिग्री है। जैसे आपने मैच बॉक्स देखी होगी, मैच बॉक्स, मैच बॉक्स का हर एक एंगल 90 डिग्री है। जैसे तीसरा एग्जांपल मैं लूं बेटा, आपने ब्रिक देखी होगी, ब्रिक, ईंट, नॉर्मल ईंट, तो उसका हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये वाली ज्योमेट्री आएगी CTO। तीनों में फर्क क्या है? तीनों में कोई भी 3D में चीज होगी तो उसकी लेंथ होगी, विड्थ होगी, हाइट होगी। अगर बेटा वो क्यूब है, क्यूब है तो क्यूब है तो उसकी जो क्यूब होगा तो उसकी तीनों साइड AB=C तीनों बराबर होंगी। इसका मतलब क्यूब वाली ज्योमेट्री किसको बोलते हैं बेटा? क्यूब वाली ज्योमेट्री तब बोलते हैं जब तीनों एंगल बराबर हो, अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री के, जो भी एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा हो, और तीनों साइड इक्वल हो, तो उसको हम बोलते हैं क्यूब। फिर टेट्रागोनल क्या है? एंगल तो 90 डिग्री है उसमें भी, टेट्रागोनल में दो साइड इक्वल होंगी बेटा, एक साइड अनइक्वल होगी। दो साइड इक्वल, एक साइड अनइक्वल। इसका एग्जांपल बेस्ट है, देखो ईंट, ईंट, ब्रिक, ब्रिक को रियलाइज करो। ब्रिक जो होती है, जो नॉर्मल ईंट होती है, जितनी उसकी ऊंचाई होती है उतनी चौड़ाई होती है, लेकिन लंबाई अलग होती है। तो चौड़ाई और ऊंचाई तो बराबर होगी, विड्थ एंड हाइट बराबर होगी, लेकिन लेंथ अलग होगी। इसका मतलब उसकी शेप को आप क्या बोलोगे? टेट्रागोनल। एग्जामिनर ऐसे ही पूछेगा आपसे, पूछेगा एक नॉर्मल ब्रिक होती है तो कौन सी ज्योमेट्री होती है उसकी, तो टेट्रागोनल। और जो ऑर्थोरोम्बिक होती है बेटा, यही याद हो जाना चाहिए, ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत रखी हुई है आगे, दिमाग वहां लगाएंगे। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में एंगल तो 90 डिग्री का होगा और तीनों साइड भी अनइक्वल होंगे। अगर आपके एंगल वो तो 90 डिग्री जा रहे हैं लेकिन साइड तीनों अनइक्वल जा रही हैं, तो बता सकते हो बेटा इसका कोई एग्जांपल जो आपने अपनी रियल लाइफ में देखा हो कि एंगल 90 डिग्री जा रहे हो लेकिन लेंथ, विड्थ और हाइट अलग अलग आ रही हो? बता सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा एग्जांपल? उसको बोलेंगे ऑर्थोरोम्बिक। तो बड़ा इजी हो जाएगा बेटा आपके लिए अगर रियलाइज करना सीख जाओगे तो। ऑर्थोरोम्बिक शेप क्या देखी है आपने अपनी लाइफ में? एनी स्टूडेंट? सर कंप्यूटर का CPU। कंप्यूटर का, कंप्यूटर का CPU। इसमें देखो 90 डिग्री एंगल आ रहा है, हाइट, विड्थ और लेंथ अलग अलग आ रही है, ठीक है। और कोई एग्जांपल? सिंपल मैच बॉक्स बेटा, सिंपल मैच बॉक्स, मैच बॉक्स देखो सर उसकी बुक्स। बुक्स, बुक्स फिर भी कुछ ऐसी हो सकती हैं जिसकी लेंथ विड्थ अलग अलग कर दें, लेकिन ऐसी चीज जिसका एक्सेप्शन ही ना मिले आपको। तो एग्जाम में आया हुआ है, कुछ साल पहले एक एग्जाम में आ गया, ज्योमेट्री ऑफ द मैच बॉक्स। तो मैच बॉक्स देखो, लेंथ, हाइट, विड्थ, ऐसे ही कल को पूछा जा सकता है, जैसे अभी आपने बताया CPU, वेल वेल एग्जांपल पूछा जा सकता है, क्योंकि CPU तो ऐसा ही आ रहा है ना। तो इस टाइप के जो ऑर्डिनरी एग्जांपल है वो उसका कौन सा ज्योमेट्री आ गया? ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक ये हो गया। अब आ जाओ, फिर दो कैटेगरी और याद करवा रहा हूं, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक क्या होते हैं। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में बेटा खास बात ये होती है दोनों के अंदर कि आप अगर कभी भी मोनोक्लिनिक देखोगे तो मोनोक्लिनिक में आपकी जो होंगी खास बात ये, कभी भी साइड बराबर नहीं होगी, A not equal to B not equal to C। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में कभी भी साइड बराबर नहीं होगी, इसकी तीनों सीधे, तीनों साइड्स अनइक्वल होंगी। हाँ, एंगल जो है उसका डिफरेंस है। अगर आपके पास मोनोक्लिनिक आ जाता है तो उसमें दो एंगल तो बराबर होंगे, जैसे मान लेते हैं अल्फा, गामा, बीटा, तो दो एंगल इक्वल होंगे लेकिन एक एंगल अनइक्वल होगा, वो 90 डिग्री नहीं होगा, तो हो जाएगा मोनोक्लिनिक। और अगर
तीनों एंगल अल्फा गामा बीटा, तीनों एंगल 90 डिग्री नहीं है, नॉट इक्वल भी है और 90 डिग्री भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है और 90 डिग्री भी नहीं है, तो हो जाएगा ट्राइक्लिनिक। इसका मतलब एमटी महानगर टेलीफोन में क्या खास बात है, एक तो तीनों साइड इक्वल नहीं है, और अगर दो एंगल इक्वल हो जाएं, एक 90 डिग्री नहीं हो तो मोनोक्लिनिक, और तीनों एंगल भी अनइक्वल हो जाएं तो इसका मतलब वो ट्राइक्लिनिक है। तो एक चीज देख रहे हो आप, वन थिंग यू कैन नोटिस कि जो क्यूबिक होता है उसमें तीनों एंगल बराबर, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, और तीनों साइड भी बराबर ए बी सी। इसका मतलब क्यूबिक ऐसी ज्योमेट्री है जो मोस्ट सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, मोस्ट सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट सिमेट्रिकल ज्योमेट्री कौन सा है, तो योर आंसर इज क्यूबिक। और ट्राइक्लिनिक को देखो, ट्राइक्लिनिक को ऑब्जर्व करो बेटा, ट्राइक्लिनिक को देखो, ए बी सी नॉट इक्वल, ना तो तीनों साइड बराबर हैं और ना ही तीनों एंगल बराबर हैं, अल्फा गामा बीटा 90 डिग्री भी नहीं है। तो आपसे पूछेगा मोस्ट सिमेट्रिकल, देन योर आंसर इज क्यूबिक, एंड मोस्ट एसिमेट्रिकल, मोस्ट एसिमेट्रिकल, देन बेटा योर आंसर इज ट्राइक्लिनिक। तो 5 हो गए, 2 रह गए हरियाणा वाले, एच 4। तो एच देखो हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल तो बिल्कुल अलग ही चीज होती है, एच हेक्सागोनल ज्योमेट्री। हेक्सागोनल इस टाइप का ज्योमेट्री होता है, जैसे ऊपर से ऐसे और इधर से ऐसे, ऐसा होता है। तो इसमें बेटा ये जो ये एंगल होता है, जो इधर से एंगल देखोगे, इसके साथ ये वाला एंगल या इसके साथ ये एंगल, ये तो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन ये वाला एंगल जो होगा 120 डिग्री का होगा। तो इसके अंदर क्या होंगे, हेक्सागोनल में दो एंगल बराबर होंगे, अल्फा और बीटा 90 डिग्री, और एक एंगल अनइक्वल होगा, कोई सी भी ले लो जैसे गामा, वो 120 डिग्री। इसी टाइप से साइड भी देखोगे, ये साइड और ये साइड, दो साइड इक्वल होंगी लेकिन हाइट अलग होगी, तो ए इक्वल टू बी लेकिन नॉट इक्वल टू सी। तो जिसकी दो साइड और दो एंगल बराबर हो उसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल। तो बिल्कुल अलग टाइप का हो गया बेटा हेक्सागोनल। अब रह गया आपके पास लास्ट वाला आर, सी टी ओ एम टी एच आर। आर को बोलते हैं हम रोम्बोहेड्रल, आर को बोला जाता है रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल भी बोलते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, अलग से याद रखना, ये रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। आर, आर से मैंने हिंट दिया है, रोम्बोहेड्रल या इसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं। रोम्बोहेड्रल लाइक क्यूब होगा बेटा, लाइक क्यूब। लाइक क्यूब मतलब जो इसके अंदर होगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होगा, बट नॉट इक्वल टू 90, बस ये डिफरेंस है। लास्ट वाला बिल्कुल पहले जैसा है, अगर ये सीक्वेंस याद करते हो आप, सी टी ओ एम टी एच आर याद करते हो, तो क्यूब और आर रोम्बोहेड्रल बिल्कुल एक जैसी ज्योमेट्री है, बस एक ही फर्क है कि रोम्बो सी में भी तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल भी बराबर और एंगल 90 डिग्री, रोम्बोहेड्रल में भी तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल बराबर, लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होगा बेटा। अगर ऐसी कुछ शेप आ जाती है तो उसको आप बोलोगे रोम्बोहेड्रल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनिंग डायरेक्ट होती है यहां से। आपको पैरामीटर्स दिए जाएंगे, भाई ये अल्फा बीटा गामा ये है और ये एबीसी है, आप बताओ ज्योमेट्री क्या होगी। तो मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब देंगे मुझे। तो मैं पहला पूछता हूं कि क्रिस्टल सिस्टम मतलब टोटल ज्योमेट्री कितने टाइप की मिलती है बेटा केमिस्ट्री में? 7 टाइप। 7 टाइप मिलती है। इसमें से सबसे सिमेट्रिकल कौन सी है? क्यूबिक। क्यूबिक। क्यों सिमेट्रिकल है बेटा ये? सर इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री। इससे मिलती जुलती स्ट्रक्चर कौन सी होती है? लास्ट वाली बेटा, रोम्बोहेड्रल। डिफरेंस क्या होगा बेटा? सर अल्फा सर इक्वल सारी टू बीटा साइड्स इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बस एक ही फर्क होगा, रोम्बोहेड्रल में भी साइड सारे इक्वल होंगी, एंगल सारे इक्वल होंगे, लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे। मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिमेट्री कौन ज्योमेट्री कौन सी है बेटा? ट्राइक्लिनिक। बिकॉज उसकी सारी साइड अनइक्वल है और जो है सारे एंगल अनइक्वल है, तो वो सबसे मोस्ट एसिमेट्रिक। क्लियर बेटा? काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जांपल दे रखे हैं, जितने याद कर सकते हो, एटलीस्ट जितने हमारे पास इसके अंदर आते हैं एनसीईआरटी में, तो वो आप कर सकते हो। अब देखो बेटा, आप
अब हम क्या करते हैं, कुछ सिंपल सी डेफिनेशन, आज मैं आपको कुछ सिंपल डेफिनेशन और सिर्फ इंट्रो करवा रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन नेक्स्ट टाइप में कराऊंगा। तो कोई भी जो क्रिस्टल बना होता है, जो भी हमारे पास कोई क्रिस्टल होगा, उस क्रिस्टल को, जैसे सपोज एक एग्जांपल बताता हूं मैं, एक दीवार बनी हुई है, सपोज ये दीवार है, ये दीवार छोटी छोटी ईंटों से बनी हुई है, तो इसको दीवार को बनाने वाली है ईंटें, और सारी ईंटें बिल्कुल एक जैसी है। तो इसको मैं कह सकता हूं मुझे दीवार को स्टडी करना है तो पूरी दीवार का जरूरत नहीं है, मैं एक ईंट की स्टडी कर लेता हूं, तो वो उसका रिपीटिशन जो हो जाएगा वो इस दीवार को बना देगा। ऐसे ही 3D में कोई भी क्रिस्टल बनता है तो उस क्रिस्टल को बनाने वाली छोटी से छोटी जो यूनिट होती है, जो उसके रिपीटिंग से वो पूरा क्रिस्टल डिफाइन हो जाए, तो उसको बोलते हैं यूनिट सेल। तो पहला देखो मैंने क्या डेफिनेशन लिया है, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होगा, तो देखो यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है तो यूनिट सेल क्या है, एज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट विच शो द कंप्लीट ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होगा, यूनिट सेल स्मॉलेस्ट, ये भी बोल सकते हो आप, अपनी लैंग्वेज में आंसर दे सकते हो, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल टू गिव कंप्लीट क्रिस्टल is known as unit cell, is known as unit cell। तो स्मॉलेस्ट पोर्शन जो किसी भी क्रिस्टल का होता है और उसको बार बार रिपीट करें अपने, और रिपीट करने से पूरा क्रिस्टल बन जाए, तो उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। तो जितने भी क्रिस्टल सिस्टम है उसके अंदर यूनिट सेल जो मिलती है हमारे पास टोटल 4 टाइप की मिलती है यूनिट सेल, 4 यूनिट सेल। एक हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, एक बोलोगे आप बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एक नाम दोगे आप, अभी समझाऊंगा ये सारी चीजें, फेस सेंटर्ड, अभी नाम याद करो, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और एक मैं नाम दूंगा एंड फेस, या इसका दूसरा नाम होगा बेस सेंटर्ड। तो टोटल हमारे पास 4 टाइप की यूनिट सेल मिलती हैं। सिंपल यूनिट सेल, एस सिंपल, या प्रिमिटिव भी बोल देते हैं इसको, प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड मतलब बीसी यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड मतलब एफसी यूनिट सेल, एंड फेस या बेस सेंटर्ड मतलब ईएफ यूनिट सेल। तो टोटल आपको 4 टाइप की यूनिट सेल मिलती है। तो अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम है बेटा, आपको ये 4 टाइप की यूनिट सेल मिलेंगी। अब ये होती क्या है ये हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिस्टल सिस्टम कितने किए थे हमने, 7 किए थे क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम 7 किए थे, तो हर एक में कौन कौन सी टाइप की यूनिट सेल है वो देखो। अब मैंने आपको देखो बेटा टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम बताए, CTOMTHR। तो जो आपका क्यूबिक है, जो क्यूब वाली क्रिस्टल सिस्टम है, उसमें 3 टाइप के यूनिट सेल हैं। 3 टाइप के मतलब सिंपल मतलब प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। तो टोटल कितने टाइप के यूनिट सेल हो गए, 3। किसके अंदर, क्यूबिक क्रिस्टल में। आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन क्यूबिक क्रिस्टल, you can say there are 3 type of unit cell are present in cubic crystal. These are the primitive, these are the face centered and these are the body centered. टोटल कितनी होगी बेटा, 3 टाइप की यूनिट सेल होगी। मतलब टोटल 4 टाइप होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी की सारी किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में मिले। जो आपका क्यूबिक होगा उसमें 3 ही मिलेंगी। कौन कौन सी, सिंपल मतलब प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। दूसरा हमने पढ़ा था टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में 2 ही टाइप की है, याद रखना है कौन कौन सी टाइप किसमें। टेट्रागोनल में प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर 2 ही टाइप का यूनिट सेल है, देखो प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर। तीसरा पढ़ा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक ऐसा केस है बेटा जिसमें 4 टाइप के यूनिट सेल, 4 टाइप के यूनिट सेल। तो बताओ मुझे क्यूबिक में कौन कौन से टाइप के हैं। क्यूबिक में 3 टाइप है, कौन से बेटा बोलो। क्यूबिक में 3 टाइप के यूनिट सेल हैं, कौन कौन से, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड
और फेस सेंटर्ड, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। लेकिन टेट्रागोनल में जो है वो दो ही टाइप के हैं, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में चारों टाइप के हैं, ऑर्थोरोम्बिक में सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड फेस, चारों टाइप के। देखो ऑर्थोरोम्बिक में प्रीमिटिव मतलब सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, 4 टाइप के यूनिट सेल है। फिर आगे आओ आप देखो मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में फिर बेटा 2 टाइप के ही है। मोनोक्लिनिक में एक तो आपका सिंपल तो सब में ही होता है, देखो सिंपल होता ही है सब में, तो सिंपल और एंड फेस, सिंपल और एंड फेस, मोनोक्लिनिक में सिंपल और एंड फेस। मैं आपको याद कराने की ट्राई करूं तो मैं ये बोल सकता हूं ना, अगर आपके पास क्यूबिक है, CTO-MT है, क्यूबिक में 3 टाइप के हैं, कौन से, सिंपल या प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। दूसरा है CTO, तो टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में 2 ही टाइप के, सिंपल तो होगा ही होगा किसी में, सिंपल और बॉडी सेंटर। फिर मैंने लिया ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में मैंने बेटा आपको बताया 2 ही टाइप, 4 टाइप। ऑर्थोरोम्बिक में सबसे चारों के चारों मिलते हैं, तो सिंपल भी, बॉडी सेंटर्ड भी, फेस सेंटर्ड भी और एंड फेस भी, 3 हो गए। फिर MT में आ जाओ, तो M और T में, तो देखो M में फिर 2 टाइप के मिलते हैं, M के अंदर 2 ही टाइप मिलेंगे, सिंपल तो मिलेगा ही मिलेगा प्लस एंड फेस, सिंपल एंड एंड फेस। अब बाकी जो रह गए तीनों THR, इसमें सिर्फ सिंपल सिंपल मिलेगा। तो टोटल देखो, मैं आपसे पूछता हूं, अब मेरे क्वेश्चंस का आंसर देना बेटा। आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर देंगे आप, तो आपको साथ की साथ ये चीजें याद होती जाएंगी। क्यूबिक जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसमें यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं? क्यूबिक 3 टाइप, इसका मतलब क्यूबिक, तो क्यूबिक के लैटिस 3 टाइप के हो गए, इसको बोलेंगे लैटिस या हम बोलेंगे बेटा ब्रेविज लैटिस। क्यूबिक के ब्रेविज लैटिस या लैटिस हो गए 3 टाइप, सिंपल, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों के चारों टाइप के यूनिट सेल मिलते हैं? क्या आंसर होगा? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। योर आंसर इज ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल कंटेन ऑल टाइप ऑफ 4 यूनिट सेल। अब बेटा मैं आपसे ये पूछूं, विच ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम कंटेन एंड फेस यूनिट सेल? एंड फेस किस किस में मिलता है? मोनोक्लिनिक। यस, 2 में बताया बेटा मैंने। देखो ऑर्थोरोम्बिक में चारों मिलते हैं, तो ऑर्थोरोम्बिक तो 2 गई 2। ऑर्थोरोम्बिक में अभी आपने बोला चारों मिलते हैं, तो एंड फेस तो होगा ही होगा, एंड सेंटर्ड या एंड फेस। और किसके में अंदर मिलेगा? मोनोक्लिनिक में मिलेगा। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक और एंड फेस में 2 मिलेंगे। तो टोटल सम करेंगे तो देखो 14 बन जाएंगे आपके पास। टोटल सम करेंगे तो कितना बन जाएगा? 14। ये देखो सिंपल सब में है ही। अच्छा मैं ये पूछूं, BC किस किस में मिलेगा? बॉडी सेंटर्ड, तो 3 में मिलेगा बेटा, क्यूबिक में मिलेगा ही, ऑर्थोरोम्बिक में मिलना ही है, और टेट्रागोनल BC में। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे। तो टोटल देखो 3 यहां से आ गए, और इधर आ जाओ बेटा 2 यहां से आ गए, फिर इधर देखो 4 यहां से आ गए, फिर देखो 2 यहां से आ गए, और उन तीनों में 1 1 1। टोटल सम करो, 3 2 5 4 9 11 14। टोटल कितने हो गए? 14। तो अगर एग्जामिनर पूछे क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं केमिस्ट्री में, तो आंसर आपका आया था 7, जो ऊपर पड़े CTO-MT-HR। अगर आपसे वो पूछे लैटिस कितने हैं, और नाम चाहे ब्रेवीज भी लगा दे साइंटिस्ट के नाम पे, लैटिस यूनिट सेल के बेस पर, तो आंसर होगा बेटा 14, ब्रेविज लैटिस 14। आगे चल के जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं, एक अगर कभी वो ऐसा एग्जाम में दे दे, पॉइंट ग्रुप कितने हैं, क्योंकि पॉइंट ग्रुप थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो याद रख लेना 32 आंसर होगा। 3 डिजिट याद रखना, क्रिस्टल सिस्टम 7, ब्रेविज लेटिस 14 और पॉइंट ग्रुप 32। पॉइंट ग्रुप 32, ये नाम याद रख लेना, पॉइंट ग्रुप। तो हमारे पास किसी भी क्रिस्टल को स्टडी करने के लिए जो स्मॉलेस्ट पोर्शन उठाया जाता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन इज नोन एज द यूनिट सेल, एंड यूनिट सेल आर ऑफ 4 टाइप। यूनिट सेल आर ऑफ 4 टाइप। दूसरा होता है, एक डेफिनेशन आपके पास आएगा, स्पेस लेटिस, जिसको मैंने अभी ब्रेविस लेटिस भी बोला था, स्पेस लेटिस।
और क्रिस्टलाइन लेटिस और ब्रेविस लेटिस। तो स्पेस लेटिस का मतलब क्या है कि मान लो आपको क्यूब दिखाना है बेटा, ये क्यूबिक इस टाइप से दिखाओगे क्यूब, ये ऐसे दिखाओगे क्यूब आप, और क्यूब के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दिखाओगे तो उनको पॉइंट करके दिखाते हैं हम, ऐसे पॉइंट, ऐसे पॉइंट, जहां जहां पर पार्टिकल जहां भी होंगे पॉइंट बना के दिखा देंगे। तो जो पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम स्पेस लेटिस बोलते हैं। तो व्हाट इज द स्पेस लेटिस? तो क्या बोलोगे? स्पेस लेटिस इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट, जहां जहां पार्टिकल होंगे, showing how the particle are arranged at different side in 3D view। 3D में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं उसको पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करना। तो आप क्या बोल सकते हो शॉर्टकट में? ये भी तो बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? 3D अरेंजमेंट ऑफ constituent particles by 3D arrangement of constituent particle represented by lattice point is known as space lattice। ये आपके बोर्ड में काम आ सकती है डेफिनेशन। व्हाट इज द स्पेस लेटिस? जो भी कांस्टेंट पार्टिकल जहां जहां प्रेजेंट है उसको डॉट 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 करके दिखा दें हम, उसको पॉइंट के थ्रू 3D में रिप्रेजेंट करके दिखा दें, दैट इज द नोन एज द स्पेसिस लेटिस और क्रिस्टलाइन लेटिस। और इसी को हमने क्या बोला था कि ऐसे टोटल कितने टाइप के हो जाएंगे स्पेस लेटिस, या इसका नाम दिया था हमने, एक नाम और दिया था बेटा, ब्रेवीज लेटिस। तो ये टोटल 14 होते हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं। क्रिस्टल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है वो यूनिट सेल होता है, वो 4 होते हैं। और इन यूनिट सेल को जो पॉइंट होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, उसको 3D में जो अरेंज करके हम बाय द पॉइंट के थ्रू दिखाते हैं, उसको हम स्पेस लेटिस या क्रिस्टलाइन लेटिस या ब्रेविज लेटिस बोलते हैं। और इसको हम किससे डिवाइड, कितने से, क्या बोला मैंने कि कितने होते हैं टोटल? 14 टाइप में हम डिवाइड करते हैं। क्लियर बेटा यहां तक? अब आ जाओ नेक्स्ट क्लास के लिए। अभी जो पॉइंट बताने जा रहा हूं ये बेटा बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटों में से, अब कैलकुलेशन सीख रहे हैं, अभी तक तो थियोरेटिकल पार्ट था, तो वो अब सिखाने जा रहा हूं मैं आपको। तो आपको सबसे पहले रियलाइज करते हैं, क्योंकि क्यूब हमारे सिलेबस में ज्यादा है। क्यूब सबने देखा होगा, ये नॉलेज क्लाउड कर रहे हैं अभी हम, सिर्फ नॉलेज ले रहे हैं आज हम। देखो क्यूब सबने देखा होगा। क्यूब का मतलब होता है जैसे हम जिस कमरे में हम स्टडी कर रहे हैं, सपोज हमारा रूम, वो सपोज क्यूब है, एज्यूम कर लेते हैं उसकी सारी लेंथ वेथ हाइट इक्वल है, तो ये क्यूब होता है बेटा। क्यूब का हमने पॉइंट क्या पढ़ा था एक क्यूब का, कि एक क्यूब में साइड इक्वल होती हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और एंगल इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा गामा, और सारे एंगल 90 डिग्री। क्लियर बेटा? अब जो ये क्यूब बनता है, ये क्यूब के कुछ पार्ट होते हैं, जो ये चीजें होती हैं इनको बोलते हैं कॉर्नर, ये वाले पॉइंट जो होते हैं। तो एक क्यूब होगा, तो क्यूब में कॉर्नर कितने होंगे बेटा? जिस कमरे में बैठे हो उसके कॉर्नर देखो कितने कोने हैं उसके। अब मैं आपको कुछ बहुत रियलाइज करवाने जा रहा हूं, बहुत सारी आप चीजें सोचते जाना, जो बोलता जाऊं ना वो सोचते जाना दिमाग में। एक क्यूब है, क्यूब सपोज आपका रूम है जिसके अंदर आप बैठ के पढ़ रहे हो, उसके कोने कितने हैं टोटल, कॉर्नर कितने हैं? 8। चारों को नजर घुमाओ, 8 कौन से दिखाई दे रहे हैं? 4 छत में दिखाई दे रहे होंगे और 4 फर्श में दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर? अब अगर इस रूम में के चारों तरफ ऐसे बहुत सारे रूम बने हुए हो, सपोज ये हमारा रूम है, इसके साथ 4 रूम और आगे, ये कॉर्नर था हमारा, तो वो जो एक रूम था वो 4 रूम को टच कर रहा था, और 4 की छत वाला कोना ये था, फिर 4 ऊपर रूम और बन गए। जिस रूम के अंदर आप बैठे हो उस रूम के एक कॉर्नर को 4, तो जिस प्लेन पे आप बैठे हो उस प्लेन के 4 कमरों की छत टच कर रही होगी, और 4 उस छत के ऊपर और कमरे बन जाएं तो उनका फर्श भी टच करेगा। तो 4 नीचे वाले 4 ऊपर वाले, इसका मतलब एक जो कॉर्नर है कितनों में शेयरिंग पार्ट होता है? ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब
इज शेयर्ड बाई 8। समझ आई बात बेटा? तो जो आप सर कॉर्नर को, समझ नहीं आ रही है। भाई आपके कमरे की एक जो कोना है ना, जिस कमरे में बैठे हो उसका एक कोना तो होगा, एक कोना। वो यस कोना सर। सिर्फ आपके कमरे का कोना थोड़ी है, उस कोने के कितने कमरे टच करेंगे? सर समझ गई। कितने कमरे कोने को कितने कमरे टच किए? 4। तो जी 4 की तो छत टच कर रही है ना। जैसे ये है, ये स्कोर चकोर चीज है और 3D में है, इसकी हाइट भी है, तो ये वाला कोना है तो इसको चारों तरफ से घेरूंगा, चार तो इसी प्लेन पे लग गए, तो ये चारों इसको टच करेंगे ना, 1 2 3 4। और चार ऊपर वाले भी तो टच करेंगे, इसकी छत होगी और सर, ऊपर ये जो वालों की। फोर्थ वाला है वो तो इसका खुद का ही है ना? हाँ, लेकिन है तो पार्ट इसका भी है, तो चारों में डिवाइड तो होगा ना, चारों में। ठीक है समझ गए? मान लो, हम सोचते हैं कि 4 आदमी सर, एक आ घर गया की, समझ। आ गया ना? तो जी एक कॉर्नर कितनों में शेयर होता है? 8 में। नहीं आए तो फिर ये याद कर लेना, एक कॉर्नर कितनों में शेयर होता है? कॉर्नर होते हैं 8, और ईच कॉर्नर जो क्यूब का होता है कितनों में शेयर होता है? बाई 8। तो शेयरिंग पार्ट कितना हो जाएगा एक के पास? 1/8। एक कॉर्नर 8 में डिवाइड हो गया तो शेयरिंग पार्ट कितना लिखोगे? 1/8। तो पहला पॉइंट ये क्लियर करना बेटा, क्यूब का जो कॉर्नर होते हैं वो 8 होते हैं, और शेयरिंग पार्ट जो होता है वो 1/8 होता है। 1/8। जैसे एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे सामने होते तो बहुत इजी होता मेरे लिए समझाना, लेकिन 3D है। मान लो मैंने ये क्यूब ले लिया और ऐसे चारों तरफ बहुत सारे क्यूब हैं, और ये पार्टिकल मैंने रख दिए कॉर्नर पे। तो अब कॉर्नर का पार्ट मुझे निकालना है, पार्टिकल का नंबर निकालना है कॉर्नर। तो कॉर्नर हुए कितने बेटा? 8। और इफेक्टिव कॉर्नर इनटू इट्स शेयरिंग पार्ट, शेयरिंग पार्ट कितना आएगा? हर एक के हिस्से में कितना आया? ये कोना सिर्फ इसका थोड़ी ना है, 8 में डिवाइड होता है तो 1/8। तो टोटल पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8, और कॉर्नर शेयरिंग पार्ट है 1/8, तो इफेक्टिव पार्टिकल हो गया 1। इफेक्टिव पार्टिकल 1। मैं यहां पर हमें दिखाई 8 दे रहे हैं, लेकिन 3D में इसके हिस्से, ये यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल के हिस्से कितना आएगा? 8 पार्टिकल हैं कॉर्नर पर, और हर एक पार्टिकल का हिस्सा जो है वो 1/8 है, तो पार्टिकल 1 आ गया। क्लियर? चलूं आगे? सर शेयरिंग पार्ट समझ नहीं आया। भैया एक चीज 8 में बटेगी तो एक के पास कितना हिस्सा आएगा? ओके सर। 1/8 ही होगा ना। सपोज ऐसे लेता हूं, एक चीज 2 में डिवाइड होगी तो कितना हिस्सा आएगा हर एक के पास? 1/2। 3 में डिवाइड होगी तो कितना होगा बेटा? एक के पास 1/3। 1/3। ये जो एक पार्ट है कितनों में डिवाइड कर रहे हो आप? ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब इज शेयर्ड बाई कितना आ रहा है? 8। तो इसका हिस्सा कितना हुआ? एक कितने में डिवाइड हुआ? 8 में। तो इसके पास तो हिस्सा कितना आ गया? 1/8 आया ना। समझ गए? आया नहीं आया? यस सर समझ गया। सभी को आ गया ना? हाँ, तो नहीं आया यस तो, सर। नहीं आया तो एक और बात बताता हूं, चलो सबके लिए काम है। आप याद रखना, जब भी क्यूब का कॉर्नर आ जाए तो उसका एक का हिस्सा 1/8 होगा। कॉर्नर 8 होंगे लेकिन हिस्सा 1/8, तो कॉर्नर 1/8। दूसरा आ जाओ, दूसरा पॉइंट देखो, कोई भी बेटा आपका क्यूब होगा, अगर कोई भी क्यूब है, क्यूब आपने ऐसे बनाया, बार बार बना रहा हूं देखो, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, 3D स्टार्ट हो गई है। तो ये जो ये होते हैं, ये किनारे होते हैं बेटा, एज बोलते हैं इनको। इनको क्या बोलते हैं? एज। एज जो होंगे ना, एक क्यूब में हमेशा 12 होंगे, एज का नंबर आएगा 12। अपने रूम के किनारे देखो, 4 छत में दिखाई देंगे आपको, ये वाले 1 2 3 4, 4 किनारे छत में, 4 फर्श पे होंगे, 1 2 3। अपने रूम को रियलाइज कर लो बेटा, सबसे आसान है। तो 4 ये कितने हो गए? 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। तो कभी भी एक क्यूब होगा तो एज कितने होंगे? 12।
एज कितने होंगे 12। शेयरिंग पार्ट ऑफ एज, एज का शेयरिंग पार्ट, अगर एक किनारा है, एक किनारा कोई भी देखो, तो एक किनारा अगर होगा तो वो 4 में कॉमन होगा बेटा। एक किनारा होगा तो 4 में कॉमन होगा। जिस कमरे में आप बैठे हो ना, उसका जो स्टैंडिंग किनारा है वो एज्यूम करो स्टैंडिंग। तो स्टैंडिंग देखोगे, जो कमरे में आप बैठे हो वो तो आपका है ही, और आपके आस पड़ोस में देखोगे 4 रूम और का वो कॉमन होगा। जैसे ये आप देखोगे, ये वाला अगर आप एक रूम वाला ये किनारा देखोगे, तो ये जो रूम है, ये किनारा, कि 3D है ना बेटा, 3D में सोचना बहुत जरूरी है। सोच आएगी, थॉट होगा, तभी पता लगेगा। तो ये जो एक किनारा है, ये 4 रूम के लिए कॉमन होगा। आप ऊपर वाला छत भी देख लो भाई, ये है, तो अब बोर्ड पे कैसे बनाए? बोर्ड पे तो ऐसे ही बना सकते हैं ना, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये किनारा हो गया। अब फिर एक ऊपर वालों के लिए कॉमन हो गया और नीचे वालों के लिए कॉमन हो गया, तो ये किनारा 4 के लिए कॉमन हो गया। तो जब भी आपके पास एज आ जाए, तो एक क्यूब के एज होंगे बेटा 12, और शेयरिंग पार्ट जो उसका होगा वो होगा 1/4, एक 4 में डिवाइड होगा। जैसे मैं आपको ऐसे कहूं, ये क्यूब है, और मैं आपको कह दूं हर एक किनारे पर एक एक पार्टिकल है। जैसे यहां आ गया ए ए ए ए, फिर यहां आ गया ए ए ए, ये एज के सेंटर बना लिए। फिर ये ए, ये ए, ये ए, ये ए का काम निकालना है। तो एज है, ए कहां कहां जाएगा? हर एक एज पर और इनटू इट्स शेयरिंग। एज एंड इट्स शेयरिंग। तो एज कितने हैं टोटल? देखो बेटा 12, और एक की शेयरिंग पार्ट कितना है 4, तो इफेक्टिव पार्टिकल 3 आ जाएगा। इफेक्टिव पार्टिकल 3 आ जाएगा। दोबारा बताओ, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो आंसर दो मुझे। एक क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं? सर 8। 8। और कॉर्नर का शेयरिंग पार्ट कितना होता है? 1/8। 1/8। क्लियर? फिर दूसरा आंसर दो मेरा, एक क्यूब में एज कितने होते हैं? 12। 12। और एज का शेयरिंग पार्ट कितना होता है? 1/4। 1/4। ठीक है, तो हमारे दो चीजें क्लियर होगी। एज क्लियर हो गया और कॉर्नर क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ रहा हूं बेटा मैं फेस सेंटर पर। नेक्स्ट पॉइंट आएगा फेस सेंटर। फेस सेंटर का मतलब हमें फेस बताने बेटा। फेस की बात करूं, देन इट मींस वेरी सिंपल, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बात करूं मैं आपसे। तो एक रूम के अंदर फेस काउंट करो, कितने होंगे? ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं 6 होंगे। छत और फर्श और 4 दीवारी चारों तरफ जो है, तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, अपर और लोअर, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। तो आपके पास देखो, जैसे ये आ गया, ये सपोज आ गया अपर फेस, ये आ गया आपके पास अपर फेस, तो ये हो गया लोअर फेस। तो एक यहां पार्टिकल रख दूं तो एक यहां आ गया अपर फेस पे लोअर, वो बताएगा आपको कहां कहां रखना है। अब ये साइड वालों में रखूंगा, ये राइट ये लेफ्ट, अब ये फ्रंट ये वाला, और ये बैक, तो फ्रंट और बैक। तो इसका मतलब फेस सेंटर कभी भी आ जाए तो फेस सेंटर बेटा आपके 6 होंगे। और एक फेस मतलब एक छत, एक कमरे की छत हो सकती है, दूसरे की फर्श हो सकती है। इसका मतलब जब भी फेस सेंटर आ जाए तो उसका शेयरिंग पार्ट 1/2 होगा बेटा। शेयरिंग पार्ट 1/2। जैसे फेस सेंटर आ गए तो फेस सेंटर कितने हुए 6,
और शेयरिंग पार्ट 1/2, तो ये 3 होगा। तो फेस सेंटर कितने होंगे 6 और शेयरिंग पार्ट होगा 1/2। तो अभी तक मैंने कौन कौन से हिस्से बताए बेटा आपको? कॉर्नर, एज सेंटर, फेस सेंटर, एक होता है बॉडी सेंटर। किसी भी चीज का बेटा बॉडी सेंटर किसी से शेयर नहीं होता, वो अकेला होता है। बॉडी सेंटर नॉट शेयर। बॉडी सेंटर, जैसे ये आपका ट्यूब है, ये इसका बॉडी सेंटर है, तो ये किसी शेयर नहीं होगा, बॉडी सेंटर 1 ही होगा हमेशा। तो मैं ओवरऑल अगर बात करूं, दोबारा रिपीट करता हूं, इन क्यूब जगह कौन कौन सी हो सकती है? देखो, नंबर 1 कॉर्नर। कॉर्नर होते हैं 8, शेयरिंग पार्ट होता है 1/8। सेकेंड लिया था हमने एज। एज जो होते हैं टोटल 12 और शेयरिंग पार्ट होता है 1/4। थर्ड मैंने आपको बताया फेस या फेस सेंटर, कुछ भी कह दो, टोटल होते हैं 6, शेयरिंग पार्ट होता है 1/2। और फोर्थ जो यूज करेंगे हम, वो यूज करेंगे हम बॉडी सेंटर। वो किसी से शेयर नहीं होता, 1 नहीं होता है, और शेयर नहीं होता मतलब 1 में ही शेयर होता है, कहने का मतलब वो हर किसी का एक ही हिस्सा होता है। तो हम जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करेंगे तो ऐसी कुछ जगह पे हम अरेंज करेंगे, और अरेंज करने से हमारे पास इफेक्टिव पार्टिकल निकल आएगा। जैसे सपोज जाते सर जा, हाँ बोलो। सर ये हर टाइप की सेल के लिए पॉसिबल है ना? हर टाइप वो गिवन होगा बेटा, ये तो अभी तो मैं आपको सिर्फ वैसे नॉलेज दे रहा हूं, मैं इंट्रोडक्शन मतलब नॉलेज दे रहा हूं, वो आपको बताएगा। कैसे बताएगा? जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको बताएगा कि पार्टिकल कहां कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, या एज पर प्रेजेंट है, या फेस सेंटर पर प्रेजेंट है, या बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है, वो आपको बताएगा। जैसे ऐसे, जैसे एग्जांपल में शेयर कर देता हूं तो क्लियर हो जाए। सपोज इन एन या इन ए crystalline solid, in a crystalline solid, a particle are present at corner, b particles are present at edge center, c particle are present at face center in each unit cell. What is the formula of crystalline solid? सपोज बच्चों मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया एक, अब कैसे सोल्व करोगे इसको? देखो, सपोज इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड ए पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर, बी पार्टिकल प्रेजेंट एट, ए पार्टिकल देख लो आप, ए पार्टिकल दिया हुआ है, कहता है ए पार्टिकल है वो कॉर्नर पर है, बी पार्टिकल है वो एज सेंटर पर है, सी पार्टिकल है वो फेस सेंटर पर है इस यूनिट सेल में। उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का फार्मूला बताना है। तो एक काम करो आप, जहां जहां पार्टिकल है वो रखते जाओ। सबसे पहले देखो कॉर्नर है, लिख दो कॉर्नर। फिर देखो, फिर है आपके पास एज सेंटर, सेंटर लिख दो। फिर है आपके पास फेस सेंटर, 3 जगह आ गई। ईच, यहां ये भी लिख दो, ईच क्यूबिक यूनिट से, क्लियर हो जाएगा ना, क्यूब में है। अब क्या है, कॉर्नर में कौन से पार्टिकल है? देखो कॉर्नर होते कितने हैं, तो ए देखो, ए कॉर्नर पर है, बी कहां है? एज सेंटर पर, सी कहां है? फेस सेंटर पर। अब आप ये देखो कॉर्नर होते कितने हैं? 8, कॉर्नर 8 होते हैं, और शेयरिंग पार्ट कितना याद होना चाहिए?
1/8, ए का नंबर निकल आया 1। बी एज सेंटर पर है, एज सेंटर होते कितने हैं देखो 12 क्यूब में, एज सेंटर 12 होते हैं तो 2 इंटू यहां से एज सेंटर कितनों में मैंने किया था शेयरिंग पार्ट 1/4 तो 3 निकला है। फेस सेंटर कितने होते हैं 6 और एक फेस सेंटर शेयर होता है 2 में, 3 निकला है। तो फार्मूला क्या बन गया मेरे पास, A1 B3 एंड C3। समझ गए, A1 B3 C3 कौन कौन से पार्टिकल का प्रेजेंट है वो रख दो और शेयरिंग पार्ट से कैलकुलेशन बना दो। क्लियर, किसी को डाउट? सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ 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 बोलो बेटा। सर जैसे आपने अभी जो फेस सेंटर बताया था तो उसमें हमने मतलब जैसे लास्ट में 3 निकाला था तो वो इफेक्टिव पार्टिकल्स हैं। हाँ इफेक्टिव पार्टिकल है बेटा वो, मतलब ये जो सर हम निकालते हैं जितने भी इफेक्टिव पार्टिकल कितने वो हाँ बोलो क्या पूछना मतलब चाह रहे सर हो। हम इफेक्टिव पार्टिकल्स बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या मतलब है यहाँ? इफेक्टिव पार्टिकल का मतलब है, अब ऐसे क्यूब तो बहुत छोटे छोटे बहुत सारे हैं ना उस क्रिस्टल में, 3D में बहुत सारे हैं, तो एक में कितना इफेक्टिव पार्टिकल, एक के हिस्सा कितना आ रहा है वो निकालते हैं हम इफेक्टिव पार्टिकल, क्योंकि 3D में तो ऐसे यूनिट सेल सेल बहुत सारे हैं। इफेक्टिव का मतलब पर यूनिट सेल कितना पार्टिकल आ रहा है, ओके पर सर। यूनिट सेल जितना जितना दिखता है उतना नहीं होता, वो कैलकुलेट करना होता है। तो बेटा जल्दी से एक एंड में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकाल के बताओ। इफ ए आर present at body center and edge center of a cubic unit cell, while B are present at corner and face center of unit cell. Provide the simplest formula of crystalline solid. बनाओ बेटा, पहले देखो कहां कहां कौन कौन से पार्टिकल हैं वो रख लो, कॉर्नर है तो कॉर्नर रखो, एज सेंटर फेस सेंटर जो जो है रखना रख लो, सॉल्यूशन निकालो। सर ए बी। ए बी, और किसी का? तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा ए कहां कहां पे है, ये बॉडी सेंटर पे और एज सेंटर पे लिख दूंगा मैं। ए जो है वो बॉडी सेंटर पे है और एज सेंटर पे है। अब मैं निकालूंगा ए का इफेक्टिव पार्टिकल नंबर निकालूंगा। बॉडी सेंटर एक ही होता है, ये तो शेयर होता नहीं किसी में, प्लस ए एज सेंटर पे भी है, एज कितने होते हैं 12 और एक शेयरिंग पार्ट एज का होता है 4, तो 4 3 12, तो ए का नंबर आ गया मेरे पास इफेक्टिव पार्टिकल 4। अब मुझे निकालना है बी, बी कहां का प्रेजेंट है वो निकालूंगा, कॉर्नर और फेस सेंटर। तो बी जो है कॉर्नर पर है, कॉर्नर होते हैं 8, शेयरिंग पार्ट होता है 1/8, प्लस फेस होते हैं 6 और शेयरिंग पार्ट होता है 1/2, तो बी भी आगे 1 + 3 4। अगर मेरे से पूरा फार्मूला पूछता तो आंसर देता A4 B4, लेकिन उसने मुझे सिंपलेस्ट फार्मूला है तो 4 से सिंपलेस्ट डिवाइड कर दूंगा, तो ए बी सही आंसर है बेटा आपका बिल्कुल। तो इस टाइप से अगर हम शेयरिंग पार्ट आ जाएं तो हमारा काम काफी इजी हो जाएगा, कैलकुलेशंस काफी इजी हो जाएंगे। क्लियर, डाउट किसी को?
क्लियर है बेटा?